नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिमांशु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम यूके ट्रिपल सी यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्णमाला, इसको देखेंगे। इससे हर बार एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसे हम बेहतरीन शॉर्ट नोट्स के साथ में और बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। कुल वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला में 52 है। अगर हम बात करें मूल वर्ण की तो मूल वर्ण 44 है, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इसके अलावा ये जो 52 वर्ण है, इन 52 वर्णों का मूल विभाजन किस तरीके से होता है वो देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो होते हैं 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 2 अयोगवाह होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, साथ में 4 संयुक्त व्यंजन। जब ये सब मिल जाते हैं तो हमारे पास में 52 वर्ण बनते हैं। अगर हम बात करें वर्णों के प्रकार की तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या की बात की जाए तो 11 होते हैं, जबकि अगर हम मात्रा के आधार पर स्वरों की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं। पारंपरिक और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। अब हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। दूसरा आता है संधि या दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर है इसके अंदर में अ, इ, उ और री आते हैं, जबकि संधि स्वर या दीर्घ स्वर जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल दीर्घ या हम इसे स्वजातीय स्वर कहते हैं। दूसरा आता है संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। अब जो मूल स्वर या सजातीय स्वर होते हैं इसमें आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ होते हैं, यानी कि अ और आ, यानी कि अ और आ यानी कि समान स्वर मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना दे रहे हैं। तो ये हमारे सजातीय स्वर हो गया। जबकि संयुक्त या विजातीय स्वर क्या होते हैं, ए, आई, ओ और औ। अब हम बात करेंगे उच्चारण काल के आधार पे स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है इसका प्रयोग संवाद या रोने गाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ए हमारा और ई को मिलके बनता है, जबकि आई जो है और ए को मिलके बनता है। ओ जो है तथा ओ को मिलके बनता है, जबकि औ जो है और ओ को मिलके बनता है। इसके बाद में हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं। कंठ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, और आ होते हैं, जबकि तालव्य स्वर ई और बड़ा ई होते हैं। ओष्ठ हमारा ऊ और बड़ा ऊ होते हैं, जबकि मूर्धन्य री है। कंठ तालव्य ए और आई है। कंठ ओष्ठ जो है हमारा ओ और अव है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वरों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने। ई ए, यानी कि ई से ई और बड़ा ई, ए से ए और बड़ा ए या आई कह सकते हैं। मध्य स्वर जो है इसमें ओ आता है। पश्च स्वर जो है इसमें आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जिसकी 3 जैसी आकृति होती है, और तो हमारा मध्य स्वर में आ गया। बाकी अ के अलावा जिसकी 3 जैसी आकृति होती है वो पश्च स्वर में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि मुंह खोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुंह खोलने के आधार पर स्वर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा विवृत स्वर, जिसमें पूरा मुंह खुलता है, तो हमारा विवृत स्वर आ है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्ध विवृत, यानी कि जिसमें आधा खुलता है मुंह। इसमें कौन कौन से आते हैं, अ, आई और अव आते हैं। उसके बाद आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर जो होते हैं इसमें मुंह लगभग बंद रहता है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत में क्या होता है कि मुंह लगभग आधा बंद रहता है, इसमें ए और ओ आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे
कि सबसे पहले हमारा अक्षर आता है, फिर शब्द आता है, शब्द से हमारा पद बनता है, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, फिर साहित्य बनता है हमारा। तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। तो जो दोस्तों जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की जो मूल संख्या होती है 33 होती है, जिसमें 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन देखेंगे। इनका जो स्थान है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि कहाँ से इनका उच्चारण हो रहा है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंठ है, यानी कि गले से किस किस का उच्चारण होता है। तो इसमें क वर्ग के जितने भी हैं ये सब के सब क ख ग घ और अ ये जो है कंठ से इनका उच्चारण होता है। ऐसे ऐसे ही तालु से च छ ज झ य का, मूर्धन्य से ट ठ ड ढ और ण का, दंत से त थ द ध न का, ओष्ठ से प फ ब भ म का होता है। इसके लिए याद करने के लिए आप यहाँ पे KTM 2 यानी कि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको याद। उसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होता है इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व, जिसमें से र जो होता है हमारा लुंठित व्यंजन होता है, ल जो होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। साथ ही य और व जो होते हैं अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं? जो 2 स्वरों से निर्मित होते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। ये सब के सब हमारे ऊष्मी व्यंजन। एक बार अब हम इनको सबको साथ में याद करने की एक ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था KTM 2, यानी कि हमें पहले KTM 2 लिख लेना है। उसके बाद में जो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन थे वो मैंने आपको ऊपर बता दिए थे। इसके अलावा फिर जो अंतस्थ व्यंजन है उन्हें याद करने की ट्रिक कुछ नहीं होती है, बस ऊपर के वाले को छोड़ देना है, नीचे से स्टार्ट करना है। य र ल और वो, ये हो गया। फिर उसके बाद में हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं जो, इसके बाद में हमारे जो ऊष्म व्यंजन आते हैं, सॉरी ऊष्म व्यंजन जो आते हैं, ऊष्म व्यंजन को याद करने की जो ट्रिक होती है, य से ही शुरू करना है। स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह यहाँ पे आना चाहिए लेकिन आप ह सबसे ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद में ये जो मिडिल वाला होता है, मिडिल वाले के स के बगल में हमने ढ और ढ लिखा है, यानी कि ये क्या होता है हमारे द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दूसरी भाषा से लाकर अपनी भाषा में चिपका दिए हो उन्हें द्विगुण व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है, च छ ज और झ की। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये भी 4 होते हैं, श त्र ज्ञ और स्र। श जो है क स को मिलके बनता है, त्र जो है त और र को मिलके बनता है, जबकि ज्ञ जो है ज और य को मिलके बनता है, स्र जो है तालव्य स और र को मिलके बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें पंचमाक्षर की, तो पंचमाक्षर जो होते हैं इन्हें अनुनासिक या नासिक के भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसे हम अनुनासिक या पंचमाक्षर में रखते हैं। इसके बाद में हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करेंगे। इसको याद करने के लिए दोस्तों मैंने एक अच्छी और शानदार ट्रिक बना रखी है, वो आप ध्यान से देखना। यह है हमारी हथेली। हथेली में 5 उंगलियां होती हैं, तो इसमें मैंने नंबरिंग करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 हो गया। हम स्टार्ट करेंगे अल्प प्राण से, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद कैसे हम करेंगे इन क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ आपको। देखो अब आते हैं अल्प प्राण में। 135 जो होता है अल्प प्राण, यानी कि विषम संख्या में जो भी होगा वो अल्प प्राण होगा। ये आप यहाँ पे ध्यान से देखना। पहला यानी कि 1 जो है विषम है, फिर 3 विषम है, 5 जो है विषम है, यानी कि इस नंबर पे जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। ये वर्गीय व्यंजनों के लिए है। उसके बाद में जो सम संख्या में होगा वो हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। ये केवल वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो हमारे पास में अंतस्थ व्यंजन, देखो अ से अल्प प्राण, अ से अंतस्थ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं।
इसके अलावा सभी स्वर जो होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जो होते हैं, देखो महाप्राण यानी कि ह की आवाज आ रही है इसमें, महाप्राण, ह क्या आ रही तो ह हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। इसके अलावा ह अकेले का नहीं होता है, इसके साथ में 300 भी होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत्य स्व, तो ये महाप्राण होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अघोष की, तो अघोष का मतलब होता है कंपन नहीं, यानी कि घोष मतलब कंपन और मतलब नहीं, यानी कि जिसमें कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। जबकि सघोष या घोष क्या होता है, जिनका कंपन के, जिनको बोलने में कंपन उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है अघोष, देखो अ पहले आता है, सौ बाद में आता है, यानी कि इसको याद करने के लिए पहले के दो जो है हमारे वर्ग के, जो पहले के दो वर्ग हैं उसमें पहला और दूसरा वाला जो होता है वो हमारा अघोष होता है। इसको याद करने के लिए 1 2 300 कर सकते हो, 300 मतलब यानी कि 300, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दांती स्व, ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा वो सघोष होगा। साथ ही इसके साथ में 300 तो यहाँ आगे थे, बचा क्या हो, तो हो यहाँ आ गया हमारा सघोष में। साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन है य और ल वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, और सभी स्वर जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। इसके बाद हम बात करें वर्तस्थ व्यंजन की, तो वर्तस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, नजर सल करके आप याद रख सकते हैं, नौ ज र स ल। इसके अलावा काकल्य वर्ण क्या होते हैं, ह और क। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण जो होता है दोस्तों वो ह होता है, जबकि देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण जो होता है ज्ञ होता है। तो दोस्तों ये वर्णमाला वाला टॉपिक था, इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जितना भी वर्णमाला के अंतर्गत एग्जाम में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है बहुत ही इजी वे में। उम्मीद करूँगा आप लोग को ये पसंद आया होगा ये सीरीज। ऐसे ही आगे हम 1 बाय 1 हिंदी के सभी टॉपिकों को कवर करते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।